हेलो डियर। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। जितने भी हमारे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आज का यह 9वां वीडियो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का यह 9वां वीडियो। काफ़ी खूबसूरत है। इससे पहले जो भी वीडियो कराए हैं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि थर्ड ईयर में बहुत सारे लोग जो है यहीं आपके मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी में ही डैमेज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो हम जो लेकर आए हैं, यहाँ पे प्रश्न है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। ओके, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब रिस्क मतलब जोखिम, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब उच्च जोखिम युक्त गर्भ अवस्था। बातें को समझ रहे हैं? अब वह कौन सी गर्भ अवस्था होती है जो हाई रिस्क वाली होती है, उसी चीज़ को तो हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता क्या है। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी गर्भ अवस्था में ऐसी जटिल विद्यमान होना जिसमें गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन के लिए प्राणघात हो, उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था कहलाती है। देखिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जिसमें गर्भ अवस्था में कुछ ऐसे जटिलता पाई जाती है जो जटिलता या तो गर्भवती स्त्री के लिए या उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या दोनों के लिए जीवन का लिए जो है घातक होता है, वह उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था कहलाती है। ठीक है, मतलब सीधा समझिए कि कोई महिला है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है तो उसके उस दौरान, गर्भ के दौरान ऐसे उसमें कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं, समस्या देखे जाते हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, जो उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव दोनों पर डालते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में उनके जीवन के लिए प्राणघात भी हो सकते हैं। और वैसे ही अवस्था जो होता है उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहलाती है। बात को समझ गए? चलिए, ये हो गया। मतलब सीधी सी बात है, महिला जो प्रेग्नेंट के टाइम में ऐसी जटिलता, ऐसी समस्या उत्पन्न होती है जो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे और उसके लिए, दोनों के लिए घातक होता है। ठीक है, जो उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह उसके जीवन के लिए भी प्राणघात होता है। इसीलिए जो है उसे प्राणघात मतलब समझ रहे हैं, जो उसके जीवन के लिए घातक हो, तो ऐसी अवस्था का गर्भ अवस्था हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं वह कौन सी अवस्था है। ठीक है, जोखिम, उच्च जोखिम वाली गर्भ अवस्था की अवस्था मतलब स्टेजेज ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब वह कौन सी अवस्था है जहां पे हम लोग स्त्री को मानेंगे कि ये स्त्री हाई रिस्क प्रेगनेंसी के है। किन किन अवस्था के स्त्री को? तो इस समूह में निम्न स्त्रियों को रखा जाता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली किन किन कंडीशन में हम लोग मानेंगे कि ये महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी का है, इनमें हाई रिस्क है, खतरा है। ठीक है, तो माँ की आयु 17 वर्ष से कम। देखिए, या तो 17 वर्ष से पहले अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लड़की हो जा रही है तो उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है। दूसरा, 30 वर्ष से अधिक उम्र में अगर प्रथम बार प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें भी खतरा है। दोनों सिचुएशन में खतरा है। 17 से कम में भी खतरा है, 30 प्लस होने पर अगर प्रथम बार गर्भ में है तो वो भी खतरा है। ठीक है, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाएगा। माल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चा कुप्रस्तुति है, जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वह गलत प्रेजेंटेशन में है, बच्चा कुप्रस्तुति में है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाएगा। प्री एक्लेम्पसिया आप लोग पढ़िएगा, पता चलेगा। यह होने वाला गर्भ अवस्था में एक बीमारी है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, बीपी बढ़ा रहता है, मरीजों में शरीर में सूजन वगैरह रहता है, एडिमा रहता है, तो ये प्री एक्लेम्पसिया होता है। ओके, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो जाना, ये भी जो है आपके इसमें आता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। देखिए, प्री एक्लेम्पसिया वाले, ओके, प्रसव से पहले रक्तस्राव होना, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे जुड़वा बच्चे किसी का 2-3 नहीं देखते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी एक खतरा रहता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गर्भावस्था में कोई ऐसा विषाक्तता हो, यह भी समस्या होता है। ठीक है, हाइड्रामेनियोज होता है। ठीक है, ये सब जो है समस्या है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का।
क्षय रोग, मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित महिला, जो महिलाएं इन सब चीज़ों से पीड़ित है, ग्रसित है, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। ओके। कम लंबाई वाली महिला, जो महिला कम लंबाई के, उसको भी प्रेगनेंसी में समस्या हो सकता है। गर्भपात का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एवर्सन, मतलब कोई महिला बहुत बार एवर्सन करा चुकी है, उसको भी समस्या होगा प्रेगनेंसी के टाइम। खराब प्रस्तुति इतिहास, बैड ऑब्स्टेट्रियल हिस्ट्री, मतलब उसका जो प्रस्तुति इतिहास है खराब रहा है। पिछला शिशु जन्म सिजेरियन सेक्शन की चिमटी प्रसव द्वार, ठीक है, पिछला जो जन्म है वह सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हुआ है, तो इसमें भी जो है आपको समस्या हो सकता है। तो ये 13 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक बार और बता देता हूँ, देख लीजिए। जैसे देखिए, कुछ स्टेजेज होता है, कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन, वो समस्या अगर किसी महिला में है तो उसे हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी मान के चलते हैं। अगर वो महिला इन सब चीज़ों से ग्रसित है किसी एक चीज़ से और वह प्रेगनेंसी में है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे हाई रिस्क मान के चलते हैं, उच्च जोखिम वाला प्रेगनेंसी मान के चलते हैं, ठीक है। और उसी अनुसार हम लोग मैनेजमेंट भी करते हैं, समझ गए। अगर पहले से पता रहेगा कि महिला में प्री एक्लेम्पसिया होता है, शरीर में सूजन हो जाता है, बीपी बढ़ा रहता है, ठीक है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो ऐसे में हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले से मैनेजमेंट करेंगे, यही होता है। तो 17 वर्ष से कम उम्र पर मां बनने में भी यह जो है आपके हाई रिस्क का खतरा है। 30 वर्ष से अधिक पर प्रथम गर्भ में भी यह खतरा है। माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन, ये भी गड़बड़ है। प्री एक्लेम्पसिया, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसव से पहले, मल्टी प्रेगनेंसी, टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी, हाइड्रामेनियोज, ओके। उसके बाद है क्षय रोग, टीबी, हृदय रोग से पीड़ित महिला भी इसमें है। कम लंबाई वाली महिला, हिस्ट्री ऑफ एवर्सन, खराब प्रस्तुति का इतिहास, पिछला जन्म सिजेरियन सेक्शन से, ये भी जो है आपके सब के सब जो है यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला सिचुएशन है, स्टेजेज है। इन सब स्टेजेज में महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रहती है। बातें को समझ गए? तो ये 13 पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा गया था एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक प्रस्तुति सदमा कहते हैं, इसलिए वह सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न न हो, प्रस्तुति का सदमा कहता है। देखिए, द शॉक विच डज नॉट एराइज ड्यू टू नॉन कॉज ऑफ शॉक इन ए प्रेग्नेंट वोमेन इज कॉल्ड प्यूरिपेरल शॉक, प्रस्तुति का सदमा। देखिए, प्रस्तुति की अवस्था में लगने वाला जो शॉक होता है वही शॉक प्रस्तुति का ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाता है। बट होता ये है कि एक ऐसी शॉक, ऐसा सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात, मतलब सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न न हो। मतलब हम जानते हैं कि सदमा का क्या कारण होता है, किन किन कारण से सदमा लगता है। अगर उन सब कारण से सदमा लग गया तो हम जान गए कि कॉज ऑफ शॉक है। लेकिन उन सब कारणों से छोड़कर, जिससे शॉक लगता है, उन सब कारणों से छोड़कर अन्य कारण से अगर शॉक लगता है प्रस्तुति के समय, तो वह ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक प्रस्तुति का सदमा कहलाता है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि वह सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात जो भी कारण है, जिस जिस कारण से सदमा लगता है, वह कारण से उत्पन्न न हो सदमा, वैसे सदमा को प्रस्तुति सदमा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए? चलिए, अब इसके कारण क्या होगा, अब देख लीजिए यहाँ पे सदमा का क्या क्या कारण होगा। तो गर्भ अवस्था, प्रेगनेंसी में सदमा, प्रेगनेंसी भी सदमा का कारण है। प्रस्तुति का प्यूरिपेरल सेप्सिस, ठीक है ना, प्यूरिपेरल सेप्सिस, पीपीएच, एपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, प्रसव के समय असहन पीड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द से भी आदमी जो है क्या हो जाता है, शॉक लगता है। अनबीरेबल पेन ड्यूरिंग डिलीवरी, वही चीज़ें हैं। अंतः गर्भाशय गर्भ मृत्यु, मतलब गर्भाशय के अंदर बच्चे का डेथ हो जाना। तो देखिए, इनमें से कोई ऐसा कारण है जो आपको लगे कि हाँ इसमें से जो है शॉक का कारण है। जैसे हम लोग आमतौर पर जानते हैं बहुत ज़्यादा जल जाना, ठीक है, पानी में डूब जाना। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि शॉक जैसे जल जाना, शरीर में बहुत ज़्यादा तरल की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल जाना, संक्रमण से गंभीर जो है शॉक लगता है, ठीक है। हार्ट कार्डियोजेनिक शॉक होता है, हृदय से संबंधित बीमारी होने पर शॉक लगता है। तो ये सब का रीज़न हम लोग जान रहे हैं कि हृदय से संबंधित होगा, या हम ये जान रहे हैं कि भाई वॉल्यूम यानी आयतन, तरल पदार्थों की आयतन कमने से शॉक लगेगा। ये सब चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होगा प्रस्तुति सदमा में कि वो सब रीज़न नहीं होगा जो रीज़न एक होता है सदमा के लिए। उन सब ज्ञात रीजनों से उत्पन्न
जो सदमा नहीं होता है उसी को प्रस्तुति सदमा कहते हैं। तो भाई किन किन कारण से ये सदमा लगेगा, तो आपके सामने है। प्रेगनेंसी, प्रस्तुति कुतिता, पीपीएच, एपीएच, प्रसव के समय असहन पीड़ा, ठीक है, अंतः गर्भाशय मृत्यु। तो ये सब रीजन जो गर्भ अवस्था से जुड़ी हुई है, प्रस्तुति से जुड़ी हुई है, यही सब रीजन जो है आपके बनता है प्रेगनेंसी में शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का, ठीक है। अब नैदानिक लक्षण क्या है इसके, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इसके नैदानिक लक्षण क्या होते हैं। तो नैदानिक लक्षण, क्लिनिकल फीचर, इसमें फीचर ये होगा कि हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बात को आप लोग समझ लीजिए, भले ही कारण जो है उन सब शौक का कारण नहीं होगा जो अन्य शौक के लिए होता है, वो सब कारण से शौक नहीं लगेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव शौक, ठीक है, दूसरा कारण हो, लेकिन लक्षण वो वाला सबका लक्षण दिख सकता है, क्योंकि शौक लगेगा तो रक्तचाप निम्न हो सकता है, ठीक है, त्वचा ठंडी चिकनी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, पीली त्वचा हो सकता है, हेमरेज अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया आ सकता है, तेज नाड़ी दर हो सकता है। तो इन सब कारणों में आपके जो है ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। लक्षण में हाइपोटेंशन, कोल्ड कैलमी स्किन, डिजीनेस, येलो स्किन, हेमरेज, प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, पल्स, टेकिकार्डिया, ये सब नाड़ी दर बढ़ा हुआ, ये सब जो है आपके हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका लक्षण। अब डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस में आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जांच में अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राम, सीटी स्कैन ये सब करवा सकते हैं। रही बात आप इसका प्रबंध कैसे करेंगे, अगर मान गए किसी को अगर ऑब्स्ट्रक्टिव सदमा लगता है तो उसका आप प्रबंध कैसे करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट में निम्न रक्तचाप को स्थिर कर समान बनाए रखें, ठीक है। जो लो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल बनाएं, पहला मैनेजमेंट यही करना पड़ता है। उसके लिए आप चाहें तो आईवी वगैरह फ्लूइड दे सकते हैं। गर्भवती को बिस्तर पर सीधा लिटाना चाहिए जब शॉक लगे तो, ठीक है। समान प्रसव संभव ना हो तो सिजेरियन सेक्शन करा देना चाहिए। अगर मान गए महिला को शॉक लग रहा है, आघात लग रहा है बार बार, तो उससे जल्दी से जल्दी जो है डिलीवरी करवा देना चाहिए। नॉर्मल ना हो तो सिजेरियन सेक्शन से ही करवा देना चाहिए। समान प्रसव, यही चीज़ें हैं। आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन देते रहे। गर्भवती की प्रसव पूर्व पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। अब जो महिला है गर्भवती है उसको प्रसव से पहले पर्याप्त देखभाल करना चाहिए। अगर महिला को बार बार शॉक आता है तो उसे मैनेजमेंट करना चाहिए, चिकित्सक के देख रेख में उसे ट्रीट करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको इसको जो है छोटा सा वीडियो है, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँ, एक ही क्वेश्चन करूँ, अच्छे से कर लूँ, ताकि आप लोग को भी ज़्यादा बोर ना हो। क्योंकि हम देखते हैं 25-30 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, नहीं देखते हैं। अब पता नहीं उनको क्या लगता है, नहीं देखते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि छोटा वीडियो बनाऊँ और एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन एक ही में आपको रख दे, ठीक है, ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर नहीं हो, ओके। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर करिए, और कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, और आप लोग पढ़िए।